हेलो भाई। तो कल हम लोगों ने 25 तक देखा था, 1 to 25 सिंधु सभ्यता का। आज हम लोग नेक्स्ट 26 से 50 तक देखेंगे। तो देखते हैं इस सीरीज का 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए कह रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। मतलब घर बनाने की तरीका क्या थी, ये देखिए यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा था। कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, हड़प्पा वासी के लोग यहाँ पे ग्रिड पद्धति अपनाए थे। इसका आंसर भी हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इसमें ग्रिड पद्धति दिया हुआ। बी नंबर का आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है क्या, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह कौन सा था। तो देखिए इसमें एसएससी सीएचएसएल 2011 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। जिसमें सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। ठीक है, इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे लोथल है, गुजरात में पड़ता है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 28 नंबर का। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये कह रहा है। ये देखिए 2016 से सीजीएल में पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए लोहा है। हड़प्पा कालीन में सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। ये तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, यानी ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच में हुआ था। जिसको हम इसको अंतरजी खेड़ा से पहली बार लोहा का प्रमाण मिला था। ठीक है, तो हड़प्पा काल में ये नहीं आया था, इसलिए आंसर इसका लोहा करेक्ट है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, देखिए बीपीएससी 2019 में ये सवाल पूछा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका इसका देखिए लोथल तो गुजरात में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। देखिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा तो नहीं है और मोहनजोदड़ो भी नहीं था, सिर्फ लोथल गुजरात में है। तो इसका आंसर ए नंबर का होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। एसएससी सीएचएसएल 2012 का है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका क्या होगा, शेर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का प्रमाण नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग बढ़ेंगे सिंधु सभ्यता डिटेल में तो उसमें हाथी का दांत मिला था, घोड़ा का पंजर मिला था, गाय का तो हर जगह डिटेल मिलता है, यानी सिर्फ वो शेर का डिटेल नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में बटा था। देखिए हड़प्पा कालीन समाज जो था वो बटा हुआ था, विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी और श्रमिक था। ठीक है, देखिए सी नंबर का आंसर सही होगा। विद्वान विद्वान योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। देखिए हड़प्पा काल में ये समाज बटा था चार भाग में। लेकिन यही जब वैदिक काल में आएंगे तो वहां पे आ जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ऐसे करके आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। फिर देखिए सेम चीज आया है सीएचएसएल 2016 में। ये लोहा से परिचित नहीं था हड़प्पा वासी। ठीक है, तो इसका आंसर लोहा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। ठीक है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम, ये देखिए यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त जो नाम था वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों था, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था वो हड़प्पा में ही मिला था। इसी वजह से इसका जो वास्तविक नाम था, ओरिजिनल नाम था, वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर में कौन सी चीजें बोल रही है। कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए सीजीपीसीएस, ठीक है, 2011 में पूछा गया। पीसीएस की सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है।
देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर क्या क्या कहा गया, मातृ देवी की उपासना की जाती है। इसमें लोग लोहे से परिचित थे। देखिए, बी नंबर का ही गलत बोल रहा है, हड़प्पा वासी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। तो डायरेक्ट इसका आंसर यही हो जाएगा, बी नंबर का। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए, आईएएस के प्री एग्जाम में 1997 में पूछा गया, किस वर्ष हुआ, 1921 ईस्वी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं दयाराम साहनी जी ने किया था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला। देखिए, बीपीएससी 1994 में पूछा गया था, तांबे का रथ किस स्थान से मिल गया था। ये दायमाबाद से मिला था। ठीक है, इसका आंसर इसका आंसर 4 नंबर का होगा, डी नंबर, दायमाबाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ठीक है, उन्होंने उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बिल्कुल था। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी था। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, उन्हें पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। ऐसा नहीं है कि उसने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था, वो ऑलरेडी करते ही थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आसान सा है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, खोज नि, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए, इसमें इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग मारते हैं। इसका आंसर ये होगा, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी थे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर 41 नंबर का सवाल देखते हैं। कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। मतलब एक ऐसा जगह था जहां से कि हर घर में कुआं होने का प्रमाण मिलता है, वो मोहनजोदड़ो से है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ऐसा प्रमाण मिला है कि घर में कुआं कुआं रखते थे लोग, प्राइवेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। देखिए, उत्तराखंड लोअर प्री 2011 में पूछा था। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, धौलावीरा होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मुद्राओं के निर्माण में क्या चीज का प्रयोग, देखिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है। ठीक है, इसका कहने का मतलब वो किस स्टेट में है। ठीक है, तो ये काफी आसान सा सवाल था, ये सौराष्ट्र में है। इसका आंसर सौराष्ट्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। ये एमपीपीसी 2008 में पूछा गया था। तो इसको मोहनजोदड़ो में पाया गया था, बृहद स्नानागार। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। उस समय जो पुरातात्विक का प्रभारी था, वो कौन था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस समय जॉन मार्शल जी थे, उसका
पुरातात्विक का प्रभारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। 47 में क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर इसका आंसर आद्य शिव होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे। कहने का मतलब शहरी थे, ग्रामीण थे, जनजातीय थे, खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब हुआ बिना मतलब का इधर उधर, मतलब दाना चारा के लिए इधर उधर घूमते भटकते रहना, एक जगह स्थिर नहीं रहना। तो ये शहरी थे, हड़प्पा वासी के लोग शहरी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज में विश्वास करते थे। तो इसका आंसर होगा मातृ देवी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी में विश्वास रखते थे। ए नंबर का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नाम। ठीक है, इसका आंसर ये होगा बी नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें 10 या 20 क्वेश्चन हम लोग वैदिक काल से देखते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक नंबर क्या है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है आर्यों के बारे में, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखिए, आर्य लोग नगर में निवास नहीं करते थे, वो तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। आर्य लोग ग्रामीण सभ्यता थी आर्य की। तो ये बिल्कुल गलत है एक नंबर का। ठीक है, इसका आंसर एक नंबर का है। आर्य की विशेषता क्या थे, वो लोग संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी घोड़ा रखते थे, कई झुंडों में रहता था। आर्यकालीन सभ्यता के टाइम में यानी वैदिक सभ्यता के समय में आर्य की 6 झुंड बताया गया था, मतलब 6 ग्रुप बताया गया था। तो वो लोग झुंड में बिल्कुल रहते थे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों का जो नहीं था वो तंबाकू था उसका आंसर। ठीक है, वैदिक काल के लोग तंबाकू के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसे अथर्ववेद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बोला ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है किस रचना में नारी को सूरा और पासा, पांसा नहीं होगा पासा होगा, पासा के साथ तीसरा बुराइयां माना गया है। तो इसमें जो है मैत्रेयनी संहिता में महिलाओं की स्थिति सबसे गिरी हुई थी, जिसमें कि महिला को सूरा और पासा के बाद तीसरा सबसे बड़ी बुराई बताया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। और इसकी रचना करने की क्या जरूरत थी, इसकी रचना मेनली इसलिए किया जाया गया क्योंकि अगर किसी को हिंदू धर्म अपनाना होता था, मतलब अदर धर्म वाले सनातन के अलावा कोई होते थे जिसको हिंदू धर्म अपनाना है, तो उसको ये गायत्री मंत्र के द्वारा ही उसको एक्सेप्ट किया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो अवेस्ता देखिए ईरान से संबंधित था, तो इसका आंसर ईरान होगा। ठीक है, अवेस्ता ईरान से संबंधित था और ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद अगर अवेस्ता से मिलता है, इसका मतलब ये है कि आर्य लोग जब आए होंगे तो ईरान से होके आए थे, इसलिए ईरान के साथ अपना ऋग्वेद मैच करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन।
ऊंचे वर्ग के लोग, ठीक है, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या था। तो ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो था वो ए नंबर का था, 1500 से 1000 ईस्वी के बीच, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा उत्तर वैदिक का काल क्या था। उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 ईस्वी के बीच माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 20 तक हम लोग जाएंगे इसमें। किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग किया गया, सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित बुक है। तो शुल्ब सूत्र जो था वो ज्यामिति से रिलेटेड बुक था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अष्टोमासद गमय कहाँ से लिया गया। देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो अष्टोमासद गमय ये ऋग्वेद से लिया गया, काफी आसान सा सवाल था, जिसको याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल, कह रहा है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, ठीक है। जादू मंत्र टोना ये सब सब कहाँ पे वर्णन है, ये मेनली अथर्ववेद में मिलता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, अथर्ववेद। और नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है तीन कर्मों या पगों में तीनों लोक को माप देने के कारण किसे उपक्रम की संज्ञा दिया गया था। तो जो हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु भगवान जो हुए थे वो तीनों लोक को 3 पग में ही नाप दिया था, ठीक है। तो इनका आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए एनडीए 2014 में पूछा है ये सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है। तो टोटल 18 पुराण होता है। ये आसान सा सवाल है, ये कोई भी बता सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है, ठीक है। किसकी उपासना करने को बोला गया है वैदिक धर्म में। इसमें प्रकृति की उपासना के बारे में बताया गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आयु द्वारा व्यापार आय द्वारा हालांकि यहाँ पे आय लिखा है बट ये आय नहीं लिखना चाहिए था, ये आय होना चाहिए। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता था या नहीं लाई गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लुहार, लुहारगिरी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया। तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल तथा समुद्र का देवता था। 2010 एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तो वरुण को समुद्र का देवता बोला गया था। नेक्स्ट देखिए पतंजलि कौन था। तो पतंजलि कौन था, पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकरण किया था, अष्टधाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का सवाल क्या है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उसमें भी बहुत लोग थे जो वेद का विरोध करते थे, ब्राह्मण का विरोध करते थे, तो उसको शर्मन कहते थे, शर्मन, सी नंबर का। इसका आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो अंतरजी खेड़ा होगा। पहले बताया था कि सबसे पहले लोहा का खोज अंतरजी खेड़ा में हुआ था, ये लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? तो अंशतः गद्य के रूप में जो रचित है वो यजुर्वेद होगा, ए नंबर का आंसर।